हाँ तो बुराक पहले तो मुझको दुआ है बुराक एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, हाँ ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, ये यहाँ पे जो सेप्टा होता है जिसको बंद करके रखता है, ये सेप्टा के दो पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जो होता है मेम्ब्रेनस होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है लोअर पार्ट होता है मस्कुलर पार्ट होता है। तो अक्सर जो डिफेक्ट लोकेट करता है वो मेम्ब्रेनस पार्ट में लोकेट करता है। तो इससे जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है प्योर ब्लड और फिर उसका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, इधर से वेना कावा सुपीरियर इंफीरियर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। ये दोनों ब्लड मिक्स होके इसका एक कॉमन एक्सिट हो जाएगा। तो ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में भी और एओर्टा में भी, लेकिन इसका इस तरह से ये है कि दोनों जो वेसल्स हैं, ये दोनों वेसल्स इस तरह से मिल गई हैं कि ये ब्लड जो है एओर्टा में भी एक ही तरह का ब्लड जा रहा है और एक ही तरह का ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में भी जा रहा है। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ब्लू कलर ऑफ द स्किन, इसको साइनोसिस कहते हैं। पुअर फीडिंग, पाउंडिंग हार्ट, एक्सेसिव स्लीपीनेस, पुअर ग्रोथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड ब्रीदिंग, टैकिपनिया। पाउंडिंग हार्ट मतलब ये कि बहुत बड़े अमाउंट में ब्लड एक साथ निकल रहा है हार्ट से, दोनों वेंट्रिकल एक साथ बहुत बड़े अमाउंट को एक ही जगह पे खाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि दिल बिल्कुल बैठा जा रहा है। तो ये सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। एक्सेसिव स्लीपीनेस इसलिए है क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई ब्रेन में है, तो ब्रेन के टिश्यू जो है वो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो पुअर रहेगी और उनको ज्यादा ड्राउजी बना के रखेगी। पुअर ग्रोथ, सारे टिश्यू को चाहिए अच्छी ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो ब्लड नहीं मिलेगा जिसकी वजह से ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, डिस्पनिया होगा और जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जिसकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको टैकिपनिया कहेंगे। जो पुअर ग्रोथ है उसका एक कॉज ये भी है पुअर फीडिंग। बच्चा जो है अच्छी तरह से फीड नहीं कर पाएगा, उसको बहुत रेस्टलेस रहेगा, जिसकी वजह से उसको उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ फेटल हार्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑल बेबी हैव अ सिंगल लार्ज वेसल ट्रंकस आर्टेरियोसिस exiting द हार्ट। जो पल्मोनरी आर्टरी और जो ब्लड को ले जाने के लिए जो रास्ता सेपरेट होता ना वो एक हो गया, तो वो एक ट्रंक बना रहा है, बहुत बड़ा सा रास्ता और बड़ा सा रास्ता बना रहा है जो ये रास्ता जो है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस डिफेक्ट को ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते हैं और ये जो ट्रंक है ये मिक्स ब्लड को एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भेज रही है, जिसकी वजह से जो बहुत बड़ा अमाउंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो अननेसेसरली लंग्स में भेजा जा रहा है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बहुत बड़ा अमाउंट है वो अननेसेसरली बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजा जा रहा है, जहाँ पे उसको भेजने से कोई फायदा नहीं है। One part becomes the lower portion of the aorta which is attached to the left ventricle. The other part becomes the lower portion of the pulmonary artery which is attached to the right ventricle. मतलब जो डेवलपमेंट जब हो रहा था राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पार्ट है जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है उसका वो वाला पार्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता, तो एक तरफ की वॉल तो पल्मोनरी आर्टरी की बनी होती है लेकिन दूसरी तरफ की वॉल बनती नहीं है। उसी तरह से जो डेवलपमेंट
फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेप्ट बहुत जो है नहीं बनती है। तो इस तरह से जब डेवलपमेंट हुआ जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को अलग हो जाना चाहिए था, वो दोनों अलग नहीं हो पाए, उनका बीच का जो पार्ट है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो गया। एक बहुत बड़ा सा ट्रंक, बहुत बड़ी सी आर्टरी और एक बहुत बड़ी सी जगह बनाता है जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों जहाँ पे सेपरेट हो जाते थे वहाँ पे सेम रहते हैं। तो दोनों की जो एग्जिट होती है दोनों वेंट्रिकल की, वो एक कॉमन जगह में जाके मिलती है जिसको ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते हैं। इस ट्रंकस आर्टेरियोसिस में ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ टाइप ऑफ ब्लड जो है प्रेजेंट होता है और वहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और इन pulmonary circulation and through aorta in circulation हो जाता है। Also during this process the ventricles develop into two chambers separated by walls septum। जब ये डेवलपमेंट हो रहा था उसी टाइम पे जो वेंट्रिकल है उसमें भी सेप्टा का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये सेप्टा का डेवलपमेंट होता है इस फॉर्म में होता है कि जो सेप्टा का लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट इज डेवलप्ड विद मसल्स, और जो अपर पार्ट होता है मोस्टली लोकेट करता है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट लोकेट करता है। मेम्ब्रेनस पार्ट प्रॉपर्ली बना नहीं होता है जिसमें लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल आपस में जुड़े होते हैं और इनका ये जो आपस में कनेक्शन है ये डायरेक्ट ओपन होता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस में बहुत बड़े अमाउंट में आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल ब्लड जो है पोर किया जाता है इनसाइड द ट्रंकस आर्टेरियोसिस एंड फ्रॉम देयर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन बोथ वेसल्स कैरी द मिक्सचर ऑफ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजन। In babies born with the truncus arteriosus, the single large vessels never finished dividing into two separate vessels। ये पूरी एक कॉमन वेसल्स होती है जब अंडर डेवलपमेंट, और जब डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, बच्चा आगे बढ़ने वाला होता है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है एओर्टा को फॉर्म करती है और पल्मोनरी आर्टरी को फॉर्म करती है। And the wall separating the two ventricles never close completely, resulting in a single blood vessel arising from the heart and a large hole between the two chambers, ventricle septal veins। इस तरह से इसको जानते हैं। In addition to the primary defect of truncus arteriosus, the valve controlling blood from the ventricle to the large vessels, truncus valve is often defective, allowing blood to फ्लो बैकवर्ड इनटू द हार्ट। अब ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस जब बना ही था तो इसमें वॉल्व भी होना चाहिए थे कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते, लेकिन इन वॉल्व का भी कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए जो ये सिंगल लार्ज वेसल्स है ये ब्लड को कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे तो अपने अंदर ले लेती है, लेकिन जब वो रिलैक्स होती है वेंट्रिकल तो बहुत बड़े अमाउंट ऑफ ब्लड को रिवर्स फ्लो भी होता है, जिसको रिवर्स फ्लो कहते हैं ब्लड का। और इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है नेक्स्ट कार्डियक साइकिल में वो वेंट्रिकल को बहुत बड़े अमाउंट में मिलेगा। मतलब जो आफ्टर लोड है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे फिर से ब्लड रिवर्स हो जाएगा, वापस आ जाएगा और बड़े अमाउंट में वो ब्लड को अगली साइकिल में पुश करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? समझ में बात आ रही है मैंने जो बताया? यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जब एक बड़ी वेसल्स का डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि वो दो वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है और पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये ट्रंक जो है इसका डिवीजन नहीं होता, प्रॉपर डिवीजन नहीं होता है। जो स्टार्टिंग है डिवीजन की वो इस तरह से होती है कि पहले कॉमन ट्रंक होता है, थोड़ी दूर पे जाके वो दो ट्रंक में डिवाइड हो जाता है। ये तो बात समझ में आ गई?
जो दोनों का कॉमन एग्जिट है, उनके जो कॉमन जो ट्रंकस में जो एंट्री हो रही ब्लड की फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, उस जगह पे वैल्व होने चाहिए थे। जो वैल्व क्या कहलाते हैं? एओर्टिक वैल्व और पल्मोनरी वैल्व। तो जब ये दोनों वैल्व नहीं है, ये दोनों वैल्व एब्सेंट है, तो ये जो एब्सेंस है इन वैल्व का, ये क्या कॉज करेगा? ये कंप्लीटली जो ब्लड को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल निकाला जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, वो नहीं होगा। रिलैक्सेशन होता है तो फिर वो रिवर्स भी होता है, रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सारा ब्लड बाहर की तरफ फेंक दिया गया, लेकिन जब फिर से वो रिलैक्स होगा हार्ट, तो ये ब्लड जो है थोड़ा सा धीरे धीरे करके वापस भी आ जाएगा। तो हमेशा हर कार्डियक साइकिल में वॉल्यूम ओवरलोड होता चला जाएगा। इसकी वजह से इसमें वो चैम्बर जो है वो हाइपरट्रोफाइड होंगे। अपनी अगली साइकिल में जो ब्लड को पुश है उसको बहुत बड़े अमाउंट में पुश करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अगर आप ईसीजी करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सर पी पल्मोनाले भी मिलेगा और पी मिट्राले भी मिलेगा। सही है, पी पल्मोनाले भी मिलेगा, पी मिट्राले भी मिलेगा। और पी पल्मोनाले और पी मिट्राले किस तरह से देखने को मिलेगा? तो मतलब उस पी को हम क्या कहेंगे फिर? उस पी को हम क्या कहेंगे? मतलब ऐसे ही सोच के बताइए, कोई ऐसा साइंटिफिक नेम नहीं है, आप अपने को ऐसे बताइए कि क्या आपको देखने को मिलेगा। सर पी पल्मोनाले को बाइफिड, हाँ बाइफिड पी वेव, और जब आपने दोनों पी को मिला दिया पीट होगा, बट पी पल्मोनाले वो पी मिट्राले के लिए बाइफिड भी होगा, पीट के साथ बाइफिड होगा। तो इसका मतलब बहुत ही वाइड हो जाएगी, पी वेव बहुत ही वाइड हो जाएगी। तो उसका टाइम ड्यूरेशन है ना और एम्पलीट्यूड दोनों बढ़ जाएंगे। एम्पलीट्यूड भी बढ़ा हुआ होगा और जो उसका टाइम ड्यूरेशन है 120 मिलीसेकेंड से के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कुछ होगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है V1, V2, V3, V4, V5, V6 में कहाँ पे देखने को मिलेगा? हाँ, बच्चा आया है, क्या कोई चेंज देखने को मिलेगा? सर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करता है सर, तो चेंज तो होगा थोड़ा। हाँ, देखिए आपको मैंने आर वेव ट्रांसपोजिशन या रिवर्सल पढ़ाया था। आर वेव प्रोग्रेशन पढ़ाया था सर आप? प्रोग्रेशन का पढ़ाया था। यस सर, पढ़ाया था प्रोग्रेशन। यस सर। जब हम V1 से V6 की तरफ जाते हैं क्या होता है? जब हम V1 से V6 की तरफ जाते हैं इंक्रीज होता है, आर बढ़ता जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। इस कंडीशन में कोई चेंज होगा? मुझे तो नहीं, चेंज तो होगा, लेकिन वो चेंज बहुत ज्यादा देखने में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ ही इनलार्ज हो रहा है, दोनों चैम्बर ही इक्वली इनलार्ज हो रहे हैं। मतलब जैसे राइट जितना होता था वो उसके हिसाब से थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, और जो लेफ्ट जितना पहले से ही मोटा होता है वो उसके हिसाब से और ज्यादा इनलार्ज हो जाएगा। तो जो रेशियो है इनलार्जमेंट का वो बैलेंस ही रहेगा। मतलब राइट अपने पतले होने के हिसाब से मोटा होगा और जो लेफ्ट है वो अपने मोटे होने के ही हिसाब से मोटा होगा। तो जो चेंजेस हैं हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देखने को। हाँ, ये हो सकता है कि मस्कुलर मास बढ़ जाने की वजह से
कॉन्ट्रैक्शन का जो एम्पलीट्यूड है, जो वेव का कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड है वो बहुत बड़ा हो जाए, बहुत उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाए आर की, तो हो सकता है वो ईसीजी की रिकॉर्डिंग से बाहर निकलने लगे। तो हमें क्या करना होगा? कैलिब्रेशन करना होगा, अपनी मशीन को उसी के हिसाब से सेट करना होगा। आपने देखा है जब हम ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें पहले एक रेक्टेंगुलर शेप कोई चीज आती है। आपको पिछली बार हमने स्लाइड भेजी थी, पीपीटी भेजी थी, जिसमें हमने कैलिब्रेशन का एक प्रैक्टिकल आपको भेजा था, देखा होगा ना। उसमें दो छोटे स्क्वायर होते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर, पहले वो बनता है शेप, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तो मशीन सेट होती है कि ज्यादा से ज्यादा 3 बड़े खाने होना चाहिए, 3 से 4 बड़े खाने हम छोड़ते तो इसमें रिकॉर्डिंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि कोई इससे ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस पेपर से बाहर निकले जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा? मशीन को थोड़ा कम कैलिब्रेशन पे सेट करना। मतलब जब हम 2 छोटे खानों पे सेट कर देंगे, लार्ज स्क्वायर पे सेट कर देंगे, तो हमें आर कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। बाद में हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लें, जिस तरह से हमने उसको लेस सेट किया है उसी हिसाब से हम देख लें कि अगर हमने 2 लार्ज स्क्वायर पे सेट किया है तो आर कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा आ रहा है, तो अगर ये पहले वाले सेटिंग पे होता तो कितना होता। ठीक है, मैथ में ऐसे कैलकुलेशन होते हैं ना, जो रेशियो में होते हैं कि भाई अगर ये चीज हमें आज 10 रुपए की इतनी मिल रही है तो 3 साल पहले ये 10 रुपए की कितनी मिलती थी। इस तरह से दोनों को हम निकाल सकते हैं ना, आज के और 10 साल पहले का रेशियो। तो वही कि मतलब जब हमने 3 या 4 लार्ज स्क्वायर पे रखा था तब कितना मिलता था, अब जब हमने इतनी सेटिंग पे रखा है तो कितना मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें हम कितना और ऐड कर लें तो हमें सही पता लग जाएगा कि अभी आता है एम्पलीट्यूड कितना होगा। के बाद जब हम ग्राफ पेपर दिखाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, सिर्फ एक डिस्कशन के तौर पे मैंने बात की है। ठीक है। In addition to the primary defect of the truncus artery, the valve controlling blood flow from the ventricle to the single large vessels. यहाँ पे कोई valve है, जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, जब डायलिटेशन में वेंट्रिकल जाएंगे, उस कंडीशन में जो है वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड होगा। आगे चलते हैं। सबकी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के सेम ही हो। वायरल इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ बोलिए सर, इस कंडीशन में तो हाइपरट्रोफाइड हमारी वेंट्रिकल्स होंगी ना। बोलिए सर, ट्रंकस आर्टेरियोसिस की कंडीशन में हमारी हाइपरट्रोफाइड तो वेंट्रिकल्स होंगी। तो सर फिर हम पीवेव तो हम आर्टेरियल डिपोलराइजेशन देखते हैं ना, तो फिर वेंट्रिकल में कैसे देखेंगे पीवेव? कोई आंसर कर सकता है इनके क्वेश्चन को? कोई आंसर कर सकता है इनके क्वेश्चन को? सर, जब पीवेव इस वजह से दिखेगी क्योंकि जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एट्रियम में भी बढ़ेगा, तो एट्रियम भी अपने अंदर से ब्लड निकालना चाहेगा, तो वो भी हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा इंडी। वेरी गुड, उसका भी एनलार्जमेंट होगा। इसीलिए हमने डिस्कस किया था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। यस सर, ठीक है, इसलिए हमने डिस्कस किया था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को दिखाएगा, लेकिन क्या वॉल्यूम ओवरलोड जाके अल्टीमेटली एट्रियम पे भी अपना इफेक्ट डालेगा। तो इस कंडीशन में जी सर जब ये एरोटा जब इनलार्जमेंट हो जाएगा तो फिर एट्रियम में कैसे प्रेशर बढ़ेगा सर? उसमें तो और भी ज्यादा ब्लड बाहर जाएगा इससे, एरोटा से। एओर्टा एनलार्जमेंट नहीं, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट के बाद प्रेशर एट्रियम पे पड़ेगा, एओर्टा थोड़ी ना एनलार्ज होगी। नहीं, एओर्टा जब दोनों सर सेप्टल डिफेक्ट है तो मतलब दोनों तरफ से ब्लड ज्यादा ना सर, तो इसमें प्रेशर ब्लड का वॉल्यूम भी तो ज्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम भी तो दोनों तरफ से आ रहा है। अगर दोनों बढ़ रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम भी दोनों तरफ से आ रहा है, और वॉल्व नहीं होने की वजह से और प्रेशर बढ़ रहा है हार्ट के अंदर। समझ
में आया बेटा? यस सर। जम्मा बात समझ में आई कि क्या कहा इन्होंने? इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। यस सर। इन्होंने कहा कि अगर वेल्व होते तो इतना ज्यादा इफेक्ट एट्रियम पे नहीं पड़ता, लेकिन वेल्व नहीं है तो ब्लड लॉर्ड के वेंट्रिकल में आ जाता है, बहुत बड़े अमाउंट में वेंट्रिकल में ब्लड रहता है, तो वेंट्रिकल जो है ओवरलोड हो जाते हैं वॉल्यूम से। हर साइकिल के बाद वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ता जा रहा है, तो हर साइकिल के बाद उसी रेशियो में एट्रियम में ब्लड नहीं बढ़ेगा। इसका जब मतलब वेंट्रिकल एनेबल होते हैं तो अल्टीमेटली वो अपना जो इफेक्ट है वो एट्रियम के ऊपर भी डालते हैं। तो अगर वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रोफाइड होंगे तो बाद में जाके एट्रियम भी हाइपरट्रोफाइड होंगे। इसलिए मैंने कहा इस तरह के पेशेंट को, इस तरह के मरीज को, क्योंकि ये इफेक्ट बहुत जल्दी डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक वाल्व का डिफेक्ट नहीं है, यहाँ तो सेप्टा का भी डिफेक्ट है, दोनों की एग्जिट का भी डिफेक्ट है, और उस एग्जिट पे कोई वाल्व भी नहीं प्रेजेंट है। मतलब इतनी सारी चीजों की प्रॉब्लम है, तो ये तो बहुत जल्दी, मतलब विद इन वीक, एक महीने के अंदर ये सारे साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे की ग्रोइंग टाइम है ये, और बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है, तो उसका हार्ट रेट बहुत बड़ा हुआ होता है बच्चों का। बच्चों का हार्ट रेट हमारे हार्ट रेट जैसा नहीं होता है, उनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, उसका 120, 130 जो है वो नॉर्मल होता है। हम लोग को अगर हम लोग उस कैटेगरी में है तो हमें टैकीकार्डिया डॉक्टर कह देगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो उनका जो हार्ट रेट है, जो उनका कार्डिक आउटपुट है, उसको मेंटेन रखने के लिए, मतलब उसको वो बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए, इजेक्शन फ्रैक्शन को मेंटेन रखने के लिए हार्ट रेट को बढ़ना पड़ता है। वो जल्दी पंप करता है, ताकि जल्दी ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहले वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी। वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का ये नहीं कि 5 साल तक वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो, फिर उसके बाद एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो। इस केस में बहुत जल्दी दोनों ही आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए ईसीजी साइड में मैंने आपसे पूछा था कि इसमें पी वेव, खाली मैंने पी वेव की बात करके बात को खत्म नहीं किया था, फिर मैंने आपसे आर वेव के डिफेक्ट के बारे में भी पूछा था, जो रिवर्स हो जाता है। आर वेव प्रोग्रेशन जो है वो रिवर्स हो जाती है, किस कंडीशन में? राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से। लेकिन यहाँ पे वो जो चैम्बर है वो हाइपरट्रोफाइड हो रहे हैं, तो पर देखने को मिलेगा एम्पलीट्यूड में, पर उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में बात समझ में आई? मुझे मेरे पॉइंट को समझ लिया आपने? यमास ठीक है। तो और यहाँ पे पुअरली कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये दूसरा रिस्क फैक्टर है इसके लिए। वायरल इन्फेक्शन पहला था। सर्टेन मेडिकेशन टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जो हम इसके तो प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं, जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सर्टेन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, चिल्ड्रन विद डी क्योर सिंड्रोम और वेलोकार्डियोफेशियल syndrome have an increased risk of truncus arteriosus. These conditions are caused by an extra or defective chromosome. इन दोनों कंडीशन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपको दोनों कंडीशन एक कंडीशन जो है इसके दो नाम है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नाम याद रहता है तो वो ठीक, नहीं याद रहता तो आप ये कह दीजिए कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से भी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट डेवलप हो सकता है। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंटिन्यूइंग टू स्मोक व्हाइल प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट इंक्रीजेस द रिस्क दैट द बेबी विल बी बोर्न विद हार्ट डिफेक्ट। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? इफ द बेबी हैज ट्रंकस आर्टेरियोसिस, द एब्नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यूजुअली रिजल्ट respiratory problem, the abnormal distribution of blood results in too much blood flowing into the lungs. Excessive fluid in the lungs make it baby to breathe. High blood pressure in the lungs, pulmonary hypertension होगा, increased blood flow to the lungs causes the lungs blood vessels to narrow, increasing blood pressure in the lungs and making it increasingly difficult for your baby heart to pump blood into the lungs. पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे डेवलप हो रहा है?
Increased blood flow to the lungs causes the lungs blood vessels to narrow. Increasing blood pressure in the lungs and making it physically difficult for your baby heart to pump blood into the lungs. लंग्स में ब्लड जितना जाना चाहिए उस अमाउंट से ज़्यादा ब्लड जा रहा है। हर चीज़ को अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिग्नल्स होते हैं जो मिलते हैं, तो यहाँ पे लंग्स सोचेगा कि वो इससे ज़्यादा ब्लड को ना आने दे, तो वो अपनी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ये एक नेगेटिव जो फीडबैक होता है वो है। किसी चीज़ का कोई नेगेटिव फीडबैक हो रहा है तो उसकी वजह से जो हम एक्शन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, नहीं, लंग्स कभी तो कुछ रूल रेगुलेशन होगा, उसको नहीं, उससे ज़्यादा ब्लड नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी प्रेशर डेवलप हो रहा, तो जो लंग्स की वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होंगी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को आने से रोकने के लिए, और ऑटोमेटिकली हमने जो एक्शन लिया था वो एक्शन हमारे लिए ही खराब हो जाता है। वो एक्शन पल्मोनरी जो प्रेशर है उसको बढ़ा देता है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इस तरह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। बात समझ में आई? मैंने ये कहा कि लंग्स का अपना सेल्फ प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म है। जब ट्रंकस आर्टेरियोसिस होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लंग्स में जा रहा है, एक बार लंग्स बर्दाश्त कर लेगा, दूसरी बार बर्दाश्त कर लेगा, 10 बार कर लेगा, लेकिन 11 बार वो कहेगा कि अगर इतना ज़्यादा ब्लड आया तो हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएगी। तो वो कम ब्लड आने की वजह से अपनी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ज़्यादा वॉल्यूम ना लेने की वजह से ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन क्यों होता है? ये कंस्ट्रक्शन इसलिए होता है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो उसके अगेंस्ट काम करती है। जैसे अगर रबर को आप ज़्यादा खींच रहे हैं तो रबर का अपना भी एक फोर्स होता है जो उसको अपनी पुरानी पोजीशन में जाने के लिए मजबूर करता है। वो चाहती है कि हम अपना ओरिजिनल पोजीशन ले लें, और जब आप उस प्रेशर को आप छोड़ देंगे तो रबर जो है अपनी जो उसका नॉर्मल डायमीटर है उससे भी कम डायमीटर लेगी, उसके बाद धीरे से वो नॉर्मल होगी। बात समझ में आ रही है? तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट का ब्लड है वो किस तरह का रिफ्लेक्स ब्लड वेसल्स ऑफ लंग्स पे डाल रहा है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मतलब खिंचाव वाला रिफ्लेक्स। और इस खिंचाव वाले रिफ्लेक्स का रिजल्ट क्या होगा कि वेसल्स जो है पहले तो थोड़ी देर तक खींची रहेंगी, उसके बाद वो फिर नैरो हो जाएंगी और वो जितना डायमीटर उनका था उससे भी कम होगा। क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है डिपेंड करता है जितना भी हम ज़्यादा उसको खींचते हैं। ये फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ आपने पढ़ा होगा जब आपने आपको कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाए गए होंगे, कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन। फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ आपको बताया गया था फिजियोलॉजी में, पढ़ाया गया था। बताइए, कोई उसमें शर्माने की जरूरत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। पढ़ाया गया था आप लोग को? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो इलास्टिक टिश्यू अगर हार्ट एक बार डायलेट हो जाए तो क्या वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा? उसका डायलिटेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्लड के चैम्बर में भरने वाला ब्लड का प्रेशर जितना बढ़ता है, जितना ब्लड भरता है, मायोसाइट्स उतनी ही खींचती हैं बाहर की तरफ, और खींचने के बाद जितनी वो खींचती हैं उतना ही फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन वो लेती है। इसीलिए कम ब्लड कम कार्डियक आउटपुट होता है या नहीं होता? अगर ब्लड का ही अमाउंट कम कर दिया जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड बह जाए तो क्या होगा? कम प्रेशर का ब्लड जाता है हार्ट पर, हम प्रेशर डेवलप ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसके कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वीक होते जाते हैं तो ब्लड सप्लाई सिस्टम में कम होती जाती है, जिससे कि हाइपोटेंशन डेवलप होता है। और जब ये हाइपोटेंशन ब्रेन को खबर मिलती है कि हाइपोटेंशन डेवलप हो गया तो वो क्या करता है, अरे अल्लाह ये क्या हो गया, और इंसान बेहोश हो जाता है। तो नहीं बात,
बात समझ में आई? फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ का जितना ही हम किसी चीज पे प्रेशर डालेंगे उसके अगेंस्ट उतना ही बड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं इस तरह से फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ में कि जितना ज्यादा ब्लड उतना ही बड़ा खिंचाव, उतना ही फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन और उतना ही अच्छा कार्डियक आउटपुट। जितना कम ब्लड उतना ही कम खिंचाव, उतना ही कम कार्डियक आउटपुट, उतना ही लो बीपी और उतना ही ओवर ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। उसी की वजह से पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बात समझ में आई? यस। और तो उसी तरह से जो यहाँ पे लंग्स की, अभी तो हमने आपको हार्ट की बात बताई, लंग्स की जो हम कह रहे थे कि लंग्स की भी अपनी सेल्फ डिफेंस एक मैकेनिज्म होती है। जब हम उसमें ब्लड को ठूसते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं बिना उससे पूछे। भाई अगर हम किसी पार्टी में कुछ लोगों को बुलाते हैं, वो लोग अपने साथ 10-10 लोग और लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा? खाना खत्म हो जाएगा। देखा आपने कैसे शादियों से जाते होंगे ना, देखते हो कैसे लोग खाना खाते हैं। हाँ, टूट पड़ रहे हैं, मतलब लोगों से मिलने ही नहीं आए। और कभी कभी तो कई शादियों में ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता दूल्हा दुल्हन कौन है, हम उससे मिलते ही नहीं, उसको देखते ही ब्लेसिंग ही नहीं देते, मतलब कोई जाके दुआ ही उसको नहीं देते, ना हाथ मिलाते ना। और सब लोग खाने, क्योंकि इतनी लूट मची होती है ना, तो सब लोग ये सोचते हैं कि जब इतना प्यार हो गया है तो कम से कम खाना तो खा ही लें, पहले खाना खा लो। एंटर होते ही सब यही कहते हैं पहले खाना खा लेते हैं फिर बाकी कुछ नहीं। तो वैसे ही अगर इतना लोग आने लगेंगे तो फिर हमें कुछ गार्ड रोकने के लिए कहना पड़ेगा ना कि भाई रोको, पूछो कौन लोग आ रहे हैं, फिर खाना खत्म हो जाएगा तो बहुत बदनामी हो जाएगी। उसी तरह से अगर लंग्स में इतना बड़े अमाउंट में प्रेशर आता रहेगा तो पहले तो लंग्स जो है वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, शादी का दिन है आने दो। लेकिन जब लंग्स को खुद ही पता लगने लगेगा कि हमारा जो कैपेसिटी है हॉल की वही बर्स्ट हो जाएगी, तो फिर हम रोकने लगेंगे। जब रोकेंगे तो रोकने की एक मैकेनिज्म क्या है कि अपनी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लो, और जब कंस्ट्रिक्ट होगी तो वहाँ पे हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा। जब हम दरवाजे पे, शादी के मेन डोर पे लोगों को रोकने लगेंगे तो वहाँ पे हाइपरटेंशन डेवलप होगा। क्या होगा? लड़ाई, मार पीट, तो वो हो गया टेंशन डेवलप होना। बात हो जाएगी, मार पीट कर रहे हैं, वाह मैं तो लड़के की तरफ से हो गया, मैं लड़की की तरफ से, दिखाओ काट दिखाओ, क्या बदतमीजी है, आप बिल्कुल शरीफ नहीं है, अंदर नहीं आने दे रहे, क्या डेवलप होगा? हाइपर टेंशन डेवलप, लोग हाइपर हो रहे हैं, हाइपर हो गए, टेंशन डेवलप होगा। तो ये सारी चीज, इसलिए जो लंग्स है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो, मतलब ब्लड सप्लाई को रोकने के लिए जो मसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा। Enlargement of heart। सर आपने भी एक टर्म यूज किया था सर, वो बता सकते हैं जो आपने कार्डियक आउटपुट इसमें कम हो जाता है, अभी आपने पहले इजेक्शन फ्रैक्शन भी हमने कहा था। सॉरी सर, इजेक्शन फ्रैक्शन का जो आप सर पूछ रहे थे कि ये वाला टॉपिक तुमने पढ़ा है कि नहीं, ये जो टर्म पूछ रहे थे। अच्छा, जो फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ, स्टर्लिंग लॉ, यस सर, फ्रैंक FRANK। मैं आप लोग मत पढ़िएगा, मैं किसी दिन किसी स्लाइड में बीच में डाल के आपको पढ़ा दूंगा। ओके सर, आप मत पढ़िएगा, ठीक है? ओके सर, वो मैं किसी में स्लाइड में बीच में डाल दूंगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब उसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? वो आप अलग, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल होगी तो वो आप मत पढ़िएगा। मैं इधर किसी दिन स्लाइड में डाल दूंगा और डाल के आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर, मैं ही बता enlargement of the heart, cardiomegaly, pulmonary hypertension and the increased blood flow to the heart force your baby's heart to work harder than normal, causing it to enlarge। जब बार बार हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा मेगैली हो रही है, मतलब हाइपरटेंशन हो रही है, तो हार्ट जो है बड़ा हो जाएगा, उसको कहेंगे कार्डियोमेगाली। हार्ट फेलियर, द इंक्रीज वर्कलोड, जब कल मैं एक्सरे की बात कर रहा था, तो एक्सरे की बात मैं कर रहा था, एक्सरे में ऐसा हार्ट जो है वो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है, मतलब हार्ट जो है जूते की तरह देखने को मिलता है, उल्टा होता है ना बूट। यस सर, तो आप देखेंगे तो हम बताएंगे जब आपको
शेप दिखते हैं। तो ये जो कार्डियोमेगाली वाला हार्ट है ना, ये बहुत बड़ा देखने को मिलता है एक्सरे में। एक सिंपल सा आप टेस्ट करेंगे एक्सरे, तो उसी में हार्ट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। हार्ट फेलियर, आपको पता है इतनी सारी प्रॉब्लम हार्ट के ऊपर आ रही है, तो हार्ट जो है फेलियर में चला जाएगा। हार्ट जो है फेलियर में चला जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Even with successful surgical repair of the heart during infancy, other complications associated with truncus arteriosus may occur later in life. Progressive pulmonary hypertension, leaky heart valves, heart rhythm disturbance, problem related to prior operation. Common signs and symptoms of these complications include shortness of breath when exercising, dizziness, fatigue, abnormal swelling in the leg and feet, and sensation of rapid fluttering heartbeats, palpitations. कहने का मतलब ये है कि सर्जरी हो जाएगी, लेकिन लाइफ में लेटर लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। आ रही है आवाज आ रही है? तो बहुत सारी बोलिए सर। ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती है, अगर कोई डिजीज हो जाती है तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो ज़्यादातर नॉर्मल ही दिखते हैं। क्या सब में ऐसे ही होता है? ब्रीथिंग डिसऑर्डर होना, मतलब ऐसा लगता है कि सिम्टम्स काफी हद तक सेम होते हैं, रिजल्ट्स भी। मुझे ऐसा लगता है कि हम कार्डियोलॉजी पढ़ते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज को ख्याल रखिए कि जब हम पढ़ते हैं ना, तो सारे सिम्टम हमें अपने अंदर दिखने लगते हैं। मतलब हम उन सारी चीजों को अपने से कोरिलेट करते हैं या किसी और के साथ कोरिलेट करते हैं। इसको जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ा जाता है तो इसको सेकेंड ईयर सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है तो मेडिसिन शुरू हो जाती है। मतलब जो ये पेशेंट को देखना, उनसे मिलना, उनको एग्जामिन करना और उनके साइन और सिम्टम्स को लिखना पढ़ना, तो उस टाइम पे जब हम घर आते हैं लौट के, तो हमें हर चीज अपने में नजर आती है। हम स्टेथोस्कोप लगा के अपने आप को सुनते हैं। कभी दूसरे कोई हमसे कहता है, हमारा फ्रेंड रूममेट, कि हमें सुनकर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, देखो मेरे पैरों पे स्वेलिंग है, देखो ये है वो है। तो इसको कहते हैं फोर्थ सेमेस्टर या तो वही होता है कि हम जब सब चीज पढ़ते हैं तभी हमें उन चीजों के बारे में पता लगता है कि अच्छा ये चीज होगी। तो थोड़ी सी भी चीज अगर कभी होती है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल परफेक्ट तो है नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, मतलब 100% तो कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा होगा, तो वो कभी कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके लिए डॉक्टर कंसल्ट किया जाए या हम सारी रिपोर्ट सारे टेस्ट करवाने चले जाएं। ऐसा नहीं होता। आजकल तो यही है कि फैशन कि आप कुछ भी टेस्ट कराने के कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो इसलिए अच्छी बात है कि कोई भी चीज टेस्ट करवाइए। और अगर ऐसा कोई जो बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है ना, वो अपने आप ही बता देता है कि हम हैं। उसकी जोरदार आवाज होती है, उसको दरवाजा भी नॉक करने की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा था ना जब हम सांस लेते थे? हाँ, बताइए सर आपने कभी कोरोना टेस्ट देखा है सर? रैपिड टेस्टिंग सर मैंने कराई है सर। तो रैपिड टेस्टिंग मुझे लगता नहीं है सर इसमें रिपोर्ट सही आती भी है। वो एक मतलब नॉस्ट्रल में वो एक पाइप डालते हैं, मतलब ज्यादा अंदर तक भी वो हल्का डालते हैं वो। तो वो रैपिड टेस्टिंग में ऐसे रिजल्ट्स पता नहीं सर, आपको लगता है कि वो रिपोर्ट सही होती होंगी या नहीं अकॉर्डिंग टू सर मेडिकल प्रोफेशन? उसमें वायरस लोकेट करता है, तो वो एक तो आपको लगता है कि रिपोर्ट सही आती है? तो कितना मतलब इन्फेक्शन कितना सीवियर है उस पर डिपेंड। ओके सर। हाँ, टेस्ट तो सही होता है, रिपोर्ट सही देते हैं। उसमें होता ये कि बहुत कम मटेरियल में चाहिए होता है वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस है, मतलब जैसे इन्फेक्शन शुरू होता है, बहुत सीवियर फोल्ड होता है, उस वक्त वो सिम्टम अगर लेते
और बहुत सारे लोगों को कोल्ड के सिम्टम नहीं भी होते हैं, उनमें भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारा जो सिर्फ और सिर्फ पैसेज है वायरस के अंदर जाने का, वो नेजल पैसेज है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो नेजल पैसेज है या आई है या ओरल कैविटी है, इसके म्यूकस को कवर करके रखते हैं। और बहुत बार ये भी कहा गया कि फेस शील्ड यूज करते हैं क्योंकि आई को प्रोटेक्ट करने के लिए। एरिया है जैसे नेजल पैसेज है, वहाँ पे नाम है, वहाँ पे म्यूकस मौजूद है। ओरल कैविटी है, म्यूकस मौजूद है। आंखें हैं, वहाँ पे लैक्रिमेशन की वजह से नम है, वो वहाँ पे डुप्लीकेट कर सकता है। नंबर को बढ़ा सकता है, जो नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए कहा जाता है। अगर उस पे स्टिक है, वो भूल से हमारे मुंह। आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉम्प्लिकेशन है, वो लेटर लाइफ में देखने को मिल सकती है ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद जो लेटर लाइफ है, मतलब की जो जिंदगी है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, ओके सर। अभी आ रही है? यस, अब थोड़ी क्लियर आ रही है। यस सर, अब आ रही है। यस सर, अब आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो मतलब ये है कि जो सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो लाइफ चलना मुश्किल है। बात समझ में आई? यस सर, यस सर, यस सर। इसकी वैक्सीन तो बन रही है। और आ रही है अभी? यस सर। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी अभी। जी, अब आ रही है सर, अब आ रही है। अभी आ रही है? यस नहीं, सर। मैं बीच में चुप था, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं देख रहा था। आ रही है? मैं स्लाइड चेक कर रहा था कि कितनी स्लाइड है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बीच में आवाज नहीं आती है। हाँ, जब नहीं आती आप बीच में रोक दीजिए। मुझे आ रही है आप लोग की आवाज। यस यस सर। फिर मुझे लगा मेरा माइक्रोफोन खराब है। हमको भी यही लगा। क्या हो गया सर? उन्हें लगा उनका स्पीकर खराब हो गया। मुझे थोड़ा सा जुकाम है। हम ऑनलाइन क्लास की बात है, नहीं तो आप लोग क्लास जाते हैं सारे मेरे सीनियर में। ऑनलाइन क्लास तो सिविक से हो सकता है। ये सर काफी टाइम से है आप। कोई खतरा नहीं। हाँ सर, आपकी तबीयत ठीक है वैसे? सर नॉर्मल? हाँ, फिलहाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर नोट कर रहे थे हम लोग सर, है आपको बहुत टाइम से जुकाम है। तो हम ये जो अभी आइसेन-मेंजर सिंड्रोम है, आइसेन-मेंजर सिंड्रोम, आइसेन-मेंजर सिंड्रोम लिख लीजिए। आइसेन-मेंजर सिंड्रोम। सुहानी मोया सुन रुक बस आप 15 मिनट लग बस 10 तो आपके पास इस चीज का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस इन एडल्ट, in rare case a person with truncus arteriosus can survive infancy without surgical repair of the heart and live into adulthood. However, people with this condition will almost certainly develop heart failure and pulmonary hypertension. This condition is known as Eisenmenger syndrome. जैसे कभी-कभी कुछ लोगों में जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता है वो बहुत माइल्ड फॉर्म में डेवलप होता है, बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से बच्चे जब पैदा होता है तो पता ही नहीं लग पाता, वो अपनी पूरी उम्र गुजारता हुआ
यंग हो जाता है, जवान हो जाता है। और जब जवान हो जाता है तो एकदम से पता लगता है कि उसको हार्ट फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गया। हार्ट फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो डेवलप होता है, ये उसका अगर कोई अननोन कॉज है तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा कार्डियो में कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर एकदम से अचानक कैसे डेवलप हो गया। और तो जब हम इसको रूल आउट करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस ये डिफेक्ट पहले से मौजूद था, उसने कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी साइन और सिम्टम्स बच्चे में नहीं दिए थे क्योंकि बहुत माइल्ड फॉर्म में था, लेकिन धीरे धीरे कंपनसेटरी स्टेट को क्रॉस करते हुए उस स्टेट में पहुंच गया जिसमें कि अब प्रॉब्लम खुल के दिखने लगी है। तो जब ट्रंकस आर्टेरियोसिस को एडल्ट एज में हम फाइंड आउट करते हैं, रूल आउट करते हैं, तो उसको आइसेन-मेंजर सिंड्रोम कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। सर माइल्ड स्टेट में कैसे होगा, मतलब कुछ बॉल्स प्रेजेंट होंगे या क्या होगा, मतलब माइल्ड स्टेट? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, कुछ वाल्व प्रेजेंट हो सकते हैं या जो ये जो कॉमन ओपनिंग है, ये जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की, ये जितनी आपको ट्रंकस आर्टेरियोसिस है वो पूरा बड़ा सा नहीं दिखाई देगा, बल्कि बहुत छोटा सा होगा और दोनों में ब्लड की मिक्सिंग हो रही होगी, लेकिन जो है ये डिफेक्ट बहुत कम होगा। और जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स है वो भी पिन होल सा ही होगा, बहुत छोटा सा होगा। तो उस वजह से बर्थ के टाइम पे बच्चा उस चीज को कंपनसेट करते आगे बढ़ेगा। हाँ बोलिए। सर अगर छोटा होगा तो सर ब्लड कैसे जाएगा हार्ट का पूरा बाहर, मतलब क्योंकि सर दूसरी तो वेसल्स है नहीं, पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा जब मिलके नहीं, मैंने ये कहा, आप सुनिए। जी सर। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है वो बहुत छोटा होगा। मतलब कहने का ये है कि जो कनेक्टिंग पॉइंट है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का, वो होल बहुत छोटा होगा। मतलब वो इतना बड़ा नहीं होगा कि पहले एक एरिया में जाके ब्लड इकट्ठा हो रहा है, फिर वो वहां से एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। तो वो जो इकट्ठा होने वाला एरिया है जिसको ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते हैं, वो एरिया बिल्कुल एक छोटे से होल की तरह होगा। वो होल जो होगा एक डिफेक्ट की तरह से दोनों आर्टरी की दीवारों के बीच में होगा, जिससे ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। सेप्टल डिफेक्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट है, वो डिफेक्ट का साइज है वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है, जो साइन और सिम्टम्स हैं, वो इतने एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। बात समझ में आई? मतलब ट्रंकस आर्टेरियोसिस ही नहीं है, मतलब उतना ट्रंक नहीं है, बल्कि दोनों आर्टरी पास से गुजर रही हैं, लेकिन एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की दीवार आपस में मिल गई है, वहां पे एक छोटा सा होल बन गया है। और इसी तरह से जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल का सेप्टा है, वो सेप्टा मेम्ब्रेनस जो पार्ट है सेप्टा का, वो थोड़ा सा छोटा होगा, वो इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। दिस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय permanent lung damage from pulmonary hypertension that results in much of the blood flow bypassing lungs entirely. यहाँ पे बात लिखी गई, उससे सिर्फ एक बात याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे जो आइसेन-मेंजर सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम में जो लंग्स है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से डैमेज होगा, जैसे कि सभी में होता है। हाँ ठीक है। अब आइसेन-मेंजर सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। सिस्टमिक टू पल्मोनरी सर्कुलेशन कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये डिफेक्ट है। लेकिन ये पल्मोनरी जो आर्टरी है आराम से पूरी बनी हुई है, इसमें वाल्व भी है। और यहाँ पे जो एओर्टा है, देखिए एओर्टिक वाल्व भी दिख रहे हैं, और ये सेपरेट ये भी है, यहाँ से जो एओर्टा निकल रहा है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल उसी तरह से है। ये एओर्टा लेफ्ट से निकल रहा है, ये राइट से निकल रहा है, दोनों में वाल्व भी प्रेजेंट है।
लेकिन वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होने की वजह से थोड़ा सा ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, इसलिए एक तरह का ट्रंकस आर्टेरियोसिस है जिसको हमें ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेफ्ट टू राइट शंट ऑफ ब्लड, लेफ्ट टू राइट शंट ऑफ ब्लड मतलब यहाँ से जो ब्लड है ये मिक्सिंग होगी तो ब्लड जो है यहाँ से लेफ्ट से इधर की तरफ मिक्स हो जाएगा। ये वाला ब्लड मिक्स होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, इसलिए बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा, ऑक्सीजन रिच। इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जब यहाँ से लेफ्ट टू राइट शंट है तो राइट चैम्बर में ज्यादा ब्लड, जितना राइट में होना चाहिए उससे भी ज्यादा ब्लड रहेगा, तो ये लंग्स में जाएगा दोनों साइड में और लंग्स का जो प्रेशर है उसको बढ़ा देगा। इरिवर्सिबल पल्मोनरी वैस्कुलर इंजरी, हाँ, इरिवर्सिबल पल्मोनरी वैस्कुलर इंजरी मतलब कहने का ये है कि जब लंग्स में बहुत देर तक ज्यादा अमाउंट में ब्लड भरा रहेगा तो उसका टिश्यू ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी, तो इरिवर्सिबल पल्मोनरी इंजरी होती है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो लंग्स फेलियर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। इरिवर्सिबल पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, यहाँ पे जब ज्यादा देर तक वहाँ पे ब्लड भरा ही रहेगा तो जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो रोकेगा, मेंटेन नहीं रह पाएगा, और वो जो उस तरह की जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो इंजरी है वो भी इरिवर्सिबल होगी। राइट टू लेफ्ट शंट ऑफ ब्लड, जो राइट टू लेफ्ट शंट ऑफ ब्लड होता है, थोड़ी देर के लिए अगर आप ये सोचिए कि अगर कभी राइट टू लेफ्ट शंट हो का ब्लड तो वो हाइपोक्सिया और एरिथ्रोसाइटोसिस को कॉज करता है। अब यहाँ पे हम ये बता दें, हाइपोक्सिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले और ये सिस्टम में सर्कुलेशन में जाए तो वहाँ पे मिक्सिंग होने की वजह से हाइपोक्सिया डेवलप होगी। लेकिन एरिथ्रोसाइटोसिस क्यों होगा? एरिथ्रोसाइटोसिस क्यों होगा? एरिथ्रोसाइटोसिस फिजियोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, हाँ फिजियोलॉजी मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी आ रही है ठीक? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि एरिथ्रोसाइटोसिस जो डेवलप होगा उसको आपको समझ में आया क्यों डेवलप होगा? एरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? सर आरबीसी, हाँ आरबीसी सही बोल रहे हैं ये? रिपीट कर दें, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ एरिथ्रोसाइटोसिस, जो एरिथ्रोसाइटोसिस है ये इसका मतलब क्या होता है? सर आरबीसी का आरबीसी में सर मास, सर आरबीसी बढ़ जाएंगी काउंट में, आरबीसी बढ़ जाएगी, सर आरबीसी का मास, और सर ऑक्सीजन की फिर सर ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा जब आरबीसी बढ़ जाएंगी तो ऑक्सीजन की। नहीं, आप ये मुझे कोई बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि आरबीसी क्यों बढ़ेंगी? सर आरबीसी इसलिए बढ़ेंगी ताकि लंग्स में ज्यादा ब्लड जा रहा है, ज्यादा मतलब हेमोग्लोबिन हो तो ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग हो और बॉडी को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल सके। वेरी गुड। लेकिन ये मैसेज जब बोन मैरो में जो एरिथ्रोपोएटिक टिश्यू है उसके पास जब कम ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचेगा तो उसको ये सिग्नल मिलेगा कि बॉडी में लगता है एरिथ्रोसाइट्स कम है, इसीलिए हम ऑक्सीजन हमारे तक नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे अगर कोई गलत मैसेज आपके घर में दे दे कि आप जो हैं वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जबकि आप बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं मुझे, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपके घर में एक ऐसे मैसेज डाल दे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या आपका जो मेल है और आपके पेरेंट्स उस मैसेज को पढ़ें कि आप अच्छी तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको घर में डांट पड़ेगी और आपके पढ़ने के आवर्स जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ, तो वही है कि आपको डांट पड़ेगी, आपके पढ़ाई के आवर्स बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। इसी तरह से जो एरिथ्रोपोएटिक टिश्यू है वो एरिथ्रोसाइट्स का पेरेंट्स है, उसको गलत मैसेज मिल गया कि एरिथ्रोसाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही है,
बस उन्होंने एरिथ्रोसाइट की पिटाई शुरू कर दी घर में और उसको ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू कर दिया, जबकि ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स थी पहले से नॉर्मल, अब ज्यादा हो गई, तो इसलिए उस कंडीशन को एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। आई बात समझ में आ गई कि कैसे हुआ? नॉर्मल वैल्यू थी, लेकिन क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहाँ पहुंच रहा है? बोन मैरो में पहुंच रहा है, जहाँ पे एरिथ्रोपोएटिक टिश्यू होता है, जहाँ पे एरिथ्रोसाइट बनाई जाती है। तो वहाँ पे उस टिश्यू के होने की वजह से, उसको गलत मैसेज पहुंचने की वजह से प्रॉब्लम होती है और हाँ वो इंक्रीज हो जाती है। कुछ लोग जो है छुट्टी के टाइम पे आ रहे हैं, देख लेते हैं कौन लोग हैं। तो बात समझ में आ गई? सिस्टमिक टू पल्मोनरी सर्कुलेशन कनेक्शन, लेफ्ट टू राइट शंट, increase pulmonary blood flow, irreversible pulmonary vascular injury, irreversible pulmonary vascular resistance, right to left shunt, तो hypoxia and erythrocytosis। बात समझ में आ गई? हाँ, ये वाली स्लाइड और करते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देते हैं। चलिए नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे, ठीक है? इतना आज के लिए काफी है, ठीक है? अब आप लोग फ्री हैं और हम लोग ब्रेक के बाद 2:30 मिलेंगे। 2:30 पे है ना आपका क्लास? यस सर। हाँ, तो 2:30 पे मिलते हैं, अटेंडेंस सब लोग को मिल जाएगी, ठीक है? चलिए आराम करिए, चलिए। और जब हम ये स्लाइड भेजते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो नोट्स बनाते रहिएगा, सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करिएगा। आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, अपने पीपीटी से पढ़ने का कोई मजा नहीं है, नोट्स बनाइए और पढ़िए, ठीक है? चलिए, कभी फोन खराब हो गया तो सारे पीपीटी चले जाएंगे, या उसका प्रिंट निकाल के रखते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर।